तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट हैं जिनके पास भी सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल आर्काइव रिकॉर्ड स्किल एंड मेथड्स, उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम में होने वाली है। आपको एक साइड देख सकते हो इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ लग रखा है और एक साइड हिंदी मीडियम का। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। ठीक है, जिससे क्या है, अगर आप तक कभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये वीडियो देख लेते हो तो आपका जो है इनफ है इतना, और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है मैंने। तो देरी ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो या प्रीवियस स्टूडेंट हो बट सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और ओनली 50 रुपीज़ में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम में आप क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से हम करते हैं। ठीक है, देखो बहुत बच्चों की कमेंट्स आ रही थी, मैम ये वाला आप करा दो, आप करा दो। आज मेरी तबीयत सच में ख़राब है, फिर भी मैं आपको आज ही वीडियो बना के आज ही अपलोड करके दे रही हूँ। तो प्लीज़ व्यू तो कम से कम ला देना, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बेकार हो जाती है फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल एंड आर्काइव रिसर्च। ठीक है, यानी हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है ऐतिहासिक तथा अभिलेख्य जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, इनका परिचय। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इससे क्या बनता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐतिहासिक शोध और अभिलेख्य शोध पे ही बनेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऐतिहासिक शोध पे बनता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च and also make a detailed analysis of the features, unfulness and challenges associated with the major source used in historical research: manuscript, inscription, government records, private correspondence and oral history and visual records। ठीक है, तो हिंदी में बोलूँ तो ऐतिहासिक शोध जो है उसकी अवधारणा क्या है, उसकी प्राकृतिक क्या है, उसका महत्व क्या है, ये बताना है। साथ ही ऐतिहासिक शोध में उपयोग होने वाले जो स्रोत होते हैं जैसे कि पांडुलिपियां, शिलालेख, सरकारी अभिलेख, निजी पत्र, दस्तावेज, मौखिक इतिहास और दृश्य, ये सभी की विशेषता क्या होती है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है इतिहास में और इनकी क्या क्या चुनौती होती है, ये बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मानव समाज जो है, मानव समाज की स्मृति और अनुभूतियों की क्या है, अतीत के निरंतर बहाव में बिखरी पड़ी रहती है। यानी मानव समाज की जितनी भी मेमोरीज है और फीलिंग्स है ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड, वो सब हमें इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतिहास क्या करता है, इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है और हमारा प्रेजेंट कैसे हमें कंट्रोल करना है और फ्यूचर को कैसे ले जाना है। ठीक है, तो ये वर्तमान भविष्य सबको सीख देता है। तो ऐतिहासिक शोध जो है यानी हिस्टोरिकल जो रिसर्च है, ये केवल घटनाओं को ही नहीं बताता, बल्कि क्या करता है, ये हमें वो घटना किस कारण से हुई थी, उसका कारण क्या था, उसकी प्रक्रिया प्रोसेस क्या रही, उसकी क्या क्या मान्यताएं रही, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती है, उन सब के बारे में बताता है। मतलब एक बहुआयामी ये होता है। ठीक है, तो शोध की परिभाषा जो है ना, उसकी प्राकृतिक और महत्व समझे बिना हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। जैसे मतलब ऐतिहासिक शोध में हम शोध कैसे कैसे करते हैं, पांडुलिपियों से, शिलालेख से, सरकारी अभिलेख से, निजी पत्र दस्तावेज से, मौखिक इतिहास से, तो इन सभी चीजों से किया जाता है। इसकी विशेषता और उपयोगिता ये है कि इसमें जो कठिनाइयां होती है उसका हम विस्तृत से विश्लेषण करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि कौन कौन सी इसमें कठिनाई आती है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, उपयोगिता क्या है, इन सभी को। तो ऐतिहासिक शोध जो है उसकी परिभाषा क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इस ऐतिहासिक शोध क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, यानी साइंटिफिक एक मेथड है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं घटनाओं का जो पास्ट में हुई है, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी व्यक्ति पास्ट में रहे, इंडिविजुअल जैसे राजा महाराजा या कोई भी व्यक्ति, और जो जो संस्थाएं रही हैं यानी इंस्टीट्यूशन रहे हैं, और कौन कौन से आइडियाज रहे हैं जैसे कि नारीवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एम ये होता है कि ओनली हमें क्रोनोलॉजी इवेंट्स ही नहीं बताता है, यानी कला क्या कहते हैं हिंदी में इसको, मतलब जो कलानुक्रमिक जो घटनाएं होती है, मतलब जो लाइन वाइज कौन कौन सी घटना घटी, सिर्फ यही नहीं बताता, बल्कि साथ साथ हमें प्रमाण भी देता है कि वो जो घटना हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्यों हुई, मतलब उसकी व्याख्या करता है, मतलब इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, तो वो किन कारणों से हुई, उसका प्रोसेस क्या रहा, उसका परिणाम क्या पड़ा, ये सब बताने का
काम करता है। तो इसलिए कहते हैं हम कि इतिहास जो है ना वो बहुविषय वाला एक विषय है, जिसमें बहुत सारे विषय आ जाते हैं। इसमें दार्शनिक आ जाता है, इसमें सामाजिक आ जाता है, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजें शामिल होती है। तो इतिहास का रोमिला थापर जैसे कि संस्कृत के इतिहास से मतलब समाज और संस्कृति के नजरिए से इतिहास लिखती है। वैसे इफ्राम हबीबी मार्क्सवादी नजरिए से लिखते हैं। तो सबका नजरिया इतिहास लिखने का अलग होता है। तो इतिहास हमें नजरिया भी प्रदान करता है इतिहास को देखने का। तो अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ऐतिहासिक शोध जो है उसका महत्व क्या है। तो क्या करता है ऐतिहासिक शोध, हमें क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देता है, यानी ज्ञान व समझ हमारे अंदर सृजन करता है, बताने का काम करता है। ऐतिहासिक सोच से हमें अतीत की, पास्ट की जितनी भी घटनाएं हैं उसका ज्ञान होता है, और वो ज्ञान हमें स्वयं को, अपने आप को समझने में मदद करता है। हम कौन थे, कैसे हमारा विकास हुआ, हमारी समाज कैसा था और आज हमारा समाज कैसा है, और फ्यूचर में हम कैसे इस चीज को चलाएंगे। दूसरी चीज पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग में भी जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसका इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों क्यों क्योंकि पॉलिसी, कोई भी कानून बनता है या कोई भी निर्णय निर्माण या नीति निर्माण होता है, ठीक है, तो इतिहास से मिली जानकारी के आधार पर ही होती है। जैसे कि नीति निर्माण, कोई कानून बना, कोई नया रिकॉर्ड बनाया गया, प्रशासनिक सुधार किया गया, तो पुराना रिकॉर्ड पहले देखा जाता है उसके लिए, और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नया रिकॉर्ड बनाया जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कल्चर आइडेंटिटी एंड मेमोरीज, यानी सांस्कृतिक पहचान और स्मृति, यानी इतिहास जो है वो सामूहिक स्मृति का आधार बनाता है। वे परंपरा, लोक कथा और सामुदायिक अनुभव इन सबको सुरक्षित रखने का काम करता है। चौथा क्या है, क्रिटिकल एनालाइज भी करवाता है हमसे ये, ठीक है, जैसे कि समाज में आलोचनात्मक चेतना भी पैदा करता है। कॉन्सिनेस कैसे, कि इतिहास में जो जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में आलोचनात्मक तरीके से भी विश्लेषण कैसे करता है, एनालाइज, क्या जो भी रूढ़िवादी परंपराएं रही हैं जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, विधवा का पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज नहीं करने दिया जाता था, और धर्म का बहुत ज्यादा पहले बोलबाला जैसे कि होता है, तो इन सब के बारे में भी हमें जानकारी देता है। पांचवा थियोरिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है, यानी सैद्धांतिक और वैचारिक विकास करता है। यानी इतिहास जो है वो विचारों के विकास का क्रम बताता है, और विचार पे जितने भी बहसें हुई है उसको बताता है। जैसे कि कोई भी इतिहास की घटना, हर इतिहासकार उसको अपने नजरिए से देखता है। कोई उसे नारीवादी नजरिए से देखता है, कोई उसे मार्क्सवादी नजरिए से देखता है, कोई उसे उदारवादी नजरिए से देखता है, तो कोई उसे साबल्टन के नजरिए से देखता है। तो हमें एक आइडियोलॉजी भी देता है इतिहास को समझने का। तो हिस्ट्री के अगर सोर्स की हम बात करें कि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और सोर्स को किस किन श्रेणियों में बांटा जाता है, तो हम जानते हैं कि ऐतिहासिक शोध होता क्या है। ये एक एविडेंस होता है, एक साक्ष्य होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अतीत की जितने भी इवेंट्स है, घटना है, उन सभी की जानकारी हमें मिलती है, यानी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो शोध जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक शोध और द्वितीय शोध, यानी प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो प्राथमिक शोध वो होते हैं जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे बनाए गए हो, जैसे कि शिलालेख हो गए, पांडुलिपियां हो गई, राजा के दरबार का लेख हो गया, या राजा के दरबार में जो भी पत्र जारी होते थे वो, यानी उस टाइम पे जो लिखा गया चीज है, या उस टाइम पे जो बना हुआ चीज है, जो उस टाइम का साक्ष्य है, मतलब आंखों से देखा हुआ है, मतलब उसी टाइम का, जैसे सिक्के उसी टाइम के, तो ये सब हमारे फर्स्ट यानी प्राइमरी सोर्स में आते हैं। सेकेंडरी सोर्स हमारा होता है जैसे कि इतिहासकार की लिखी गई बुक, जो कि प्राइमरी सोर्स के बेस पे वो लिखते हैं, या कोई आर्टिकल या कोई रिसर्च पेपर, है ना, शोध पत्र, तो ये सब हमारे सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं हमारे सोर्स के टाइप्स को। तो हमारे सोर्स के टाइप्स में आता है, प्राइमरी सोर्स में आता है वह है मनुस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपियां। पांडुलिपियां क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये हाथ से लिखी जाती है। और दूसरी चीज, इसमें धर्म ग्रंथ, प्रशासन और समाज, इन सब की जानकारी मिलती है, ठीक है। पांडुलिपि से हमें अलग अलग भाषा और अलग अलग लिपियों का ज्ञान होता है, जैसे कि ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि। और भाषा की बात करें तो संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, फारसी, अरबी, मराठी, कन्नड़, तमिल, इन सभी में, ये सभी भाषाओं में हमें पांडुलिपियां देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो पहले हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी। तो जो भी हम मेडिवल तक का इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो सारा अगर उसकी बुक पढ़ते हैं ना किसी की, तो वो सब हाथ से लिखी हुई बुक होती है, ठीक है। तो इसकी हम उपयोगिता जानते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग होता है पांडुलिपि का। तो पांडुलिपि हमें उसी टाइम की, क्योंकि वो हाथ से लिखी गई होती है और उस हाथ से लिखी गई होगी तो वो पुराने समय पे लिखी गई होंगी, यानी तत्कालीन समाज की, यानी जिस समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी समय की ज्ञान, परंपरा, उसकी भाषा, उसकी बौद्धिक, उसका धर्म, इन सब के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है। चैलेंजेस भी होते हैं इसकी, कुछ चुनौती भी होती है पांडुलिपि। क्यों, पांडुलिपि जो है उसमें लिपि एवं भाषा हो सकती है, बाधा आ सकती है। क्यों, क्योंकि पांडुलिपियां जो है अलग अलग भाषा में लिखी जाती है, अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। तो जैसे ब्राह्मी लिपि, कुंडल लिपि, मोड़ी लिपि, शाहमुखरी लिपि, तो सबका इतिहास अलग अलग होता है। अगर आपको इसको जानना हो तो आपको इसकी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तो ये पहली कठिनाइयां होती है, ठीक है। दूसरी चीज,
क्षतिग्रस्त स्रोत, पांडुलिपि हाथ से लिखी गई होती है, बहुत पुरानी होती है, तो इसके भंडारण में ग्रस्त हो सकती है, टूट सकती है, इसका पन्ना गुम हो सकता है ना। तीसरी चुनौती प्रामाणिकता का प्रश्न हो सकता है, यानी ऑथेंटिसिटी इसकी है कि नहीं है, इसका हो सकता है, क्योंकि पांडुलिपि जो है उसको परिवर्तित किया जा सकता है ना। मतलब कह सकते हो कि ये पांडुलिपि बाद में परिवर्तन हो सकती है, किसी ने बाद में लिख दिया हो, ये उसी टाइम की है कि नहीं है, लोग है ना आजकल झूठा झूठा कर देते हैं, तो ये हो सकती है। चौथी चीज अनुवाद व व्याख्या, यानी ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। पांडुलिपि का अर्थ अनुवाद करते समय क्या है, हमें उसकी संस्कृति संबंध को जानना पड़ता है। मतलब पांडुलिपि जो है वो अलग अलग भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। जैसे कि संगम काल की पढ़ोगे तो तमिल भाषा में मिलेगी, तो उसके लिए आपको तमिल आना चाहिए, आपके लिए चुनौती हो सकती है। जिसको तमिल नहीं आते वो नहीं पढ़ पाएगा वो पांडुलिपि, है ना। व्याख्या की बात करें, अगर उसमें लिखा कुछ है और जो उसको पढ़ रहा है वो व्याख्या कुछ और तरीके से कर दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका अलग अलग भाषा में अलग अलग मीनिंग होता है, मतलब एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, तो ये क्या है, हमारी चुनौतियां बनती है, ठीक है। तो उदाहरण दूं तो जो हमारे आर्काइव म्यूजियम्स होते हैं उसमें जितनी भी हमारी पांडुलिपि मतलब रखी गई है, जैसे वैदिक ग्रंथ, हमारे वेद, उपनिषद, पुराणिक अध्ययन, है ना, तो ये सब हमारे क्या है, स्रोत होते हैं, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो रोमिला थापर, इफ्राम हबीबी, इन सब ने पांडुलिपि के आधार पर ही अपनी व्याख्या दी है इतिहास के बारे में, जो इनका अपने इन लोगों ने पुस्तक लिखा है। तो हम जानते हैं, अब हमने जाना मनुस्क्रिप्ट के बारे में, जो हमारी पांडुलिपि है। अब हम जानते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में, यानी शिलालेख के बारे में। शिलालेख और ताम्रपत्र, यानी जो कॉपर प्लेट्स होती थी, तो ये क्या होती थी, इसकी क्या विशेषता होती थी, शिलालेख और ताम्रपत्र यानी इंस्क्रिप्शंस, और जो कॉपर प्लेट्स होती थी वो स्थानीय माध्यमों पर मिलती थी। जैसे कि जो राजा होता था वो अपनी जो भी दैनिक कार्य है, राजशाही दान अगर कर रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, कोई योजना बना रहा है, जैसे बांध निर्माण कर दिया, कुछ सड़क बना दिया, तो उन सबकी जानकारी वो जनता को कैसे पहुंचाता था। पहले टीवी तो होता नहीं था, सोशल मीडिया होता नहीं था, है ना, मीडिया होती नहीं थी, तो मीडिया तो बताएगी नहीं कि सरकार ने ये कार्य किया। तो फिर क्या करता था, जो राजा होता था वो शिलालेख खुदवाता था, ठीक है। या तो वो पत्थर जो होती है ना, पत्थर पे, छोटे से पत्थर पे खुदा के ऐसे उस पे लिखा जाता था कि राजा ने ये कार्य किए हैं। और ताम्रपत्र पे भी, मतलब जैसे कि अलग अलग जगह पे, मान लो कि मंदिर है, मंदिर के बाहर उसने लगा दिया, जो जो इंपॉर्टेंट जगह है, ताम्रपत्र यानी कॉपर की प्लेट पे भी वो लिखाया करता था ये। तो ये हमारे होते हैं शिलालेख, जो हमें उस समय के समय, स्थान, राजा के बारे में, दान के बारे में, युद्ध के बारे में, इन सब के बारे में बताता है। और इसमें तारीख भी लिखी होती है कि किस तारीख पे, मतलब हर प्लेट ना अलग अलग तारीख का होता है, क्योंकि राजा जब भी कोई नया काम करवाता है, जब भी कोई युद्ध कराता है, एक नया शिलालेख लिखवाता था। इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो हमें राजा के बारे में, उसकी घोषणा, उसकी भूमि, उसके दान, उसकी प्रशासन, इन सबकी जानकारी मिलती है, उसके युद्ध, उसका टाइम पीरियड। तो ये हमारे इतिहास लेखन में एक प्राइमरी सोर्स का, यानी जो प्राथमिक स्रोत है उसके रूप में काम करता है। तो इसमें पर चुनौतियां क्या क्या आती है, क्षेत्रीय पारंपरिकता आ जाती है, यानी शिलालेख जो है वो शास्त्र जो है उसमें पक्षपात कभी कभी देखने को मिलता है, क्षेत्र के हिसाब से अपूर्णता और हिसाब उल्टा हो सकता है। जैसे कि ज्यादा पुराना पत्थर हो गया तो वो क्या है, उसमें जो अक्षर है वो मिट सकते हैं। वैज्ञानिक और तिथिग्रहण, इसमें जटिलता आ जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम विक्रम संवत में जो डेट्स होती है और जो शक संवत की जो डेट होती है, वो डेट दोनों अलग अलग होती है। तो कभी कभी क्या है, जो ब्राह्मी लिपि के डेट होते हैं, तो ब्राह्मी लिपि के अक्षर अलग है, रोमन लिपि के अक्षर अलग है, तो इनके अक्षरों में कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे कि मान लो 200 ईसा पूर्व का वो लिखा गया अगर ग्रंथ है, तो वो 200 ऐसा लिखा जाता है ना ब्राह्मी लिपि में, आपको लगेगा 1 और 200 एक ही तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसा कभी कभी कोई गलत समझ, इंटरप्रिटेशन, मतलब समझ गलत ले की और व्याख्या गलत कर दे कि तो 100 ईसा पूर्व का है, तो ये इसकी चुनौतियां होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दो तो अशोक के शिलालेख, जिसे मौर्य वंश के अहम संसाधन माना जाता है। आप सबको पता है अशोक ने बहुत ज्यादा शिलालेख लगाए थे और अपना गुणगान, अपना शासकीय नीति, अपना धर्म, इन सब के धर्म के बारे में प्रचार बहुत ज्यादा किया था। तो अशोक के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उसके शिलालेख से मिलता है। तो तीसरा जो हमारा सोर्स होता है हिस्ट्री का, वो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, यानी सरकारी अभिलेख। कोई भी राजा, कोई भी काल, अंग्रेज काल में अंग्रेज के, मौर्य काल में मौर्य के, और जो मुगल थे मुगल काल में मुगलों के, इन सब की जो राज्य फरमान होते थे ना, जिसमें ये अपने कानून बनाते थे और जनता के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स, तो उस सरकारी रिकॉर्ड से उस समय की जनगणना के बारे में, राजस्व के बारे में कैसे लिया जाता है, न्यायालय कैसे चलता था, प्रशासन कैसे चलता था, कर कैसे लिया जाता था, इन सब की जानकारी मिलती है। इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होता है, सरकारी हमारी दस्तावेज से हमें उस समय के प्रशासन की जानकारी ज्यादा मिलती है। प्रशासन ने क्या नीति बनाई है, कर प्रणाली कैसी है, टैक्स कैसे लेता है, कानून व्यवस्था कैसी है, दंड नीति कैसी है, जनसंख्या उसकी कितनी है, कौन कौन से स्थान उसका है, तो इन सब की जानकारी मिलती है, ठीक है। पर इसकी चुनौती क्या होती है, इसकी चुनौती ये होती है सुरक्षा और पहुंच। यानी क्या होता है कि कई सरकारी अभिलेख जो है वो संवेदनशील के कारण सीमित होते हैं, और जो शोधकर्ता होते हैं, यानी जो रिसर्चर होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाती है समझने में। मतलब संवेदनशील का मतलब कि राजा अगर लिखवा रहा है तो राजा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बायस हो, पक्षपात हो सकता है,
क्योंकि राजा खुद अपना रिकॉर्ड बनवा रहा है, अगर लिख रहा है सरकारी दस्तावेज में, तो वो घपला भी कर सकता है, या वो, क्योंकि राजी दरबारी लोग लिखते थे, राजा के बारे में बुरा तो लिखेंगे नहीं। दस्तावेज जो है वो ग्रस्त भी हो सकता है, क्योंकि वो पुराने समय पे लिखी गई है, वो अभी नष्ट भी हो सकती है, उसका पन्ना फट सकता है, उसमें जो जैसे शिलालेख में लिखा है तो वो मिट सकता है। तो ब्रिटिश शासन के जैसे राजस्व रिकॉर्ड है और जनगणना जो रिपोर्ट है, वो भारतीय समाज के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय की जाति व्यवस्था के बारे में, इन सब के बारे में हमें बताती है। तो नेक्स्ट हमारा सोर्स होता है इतिहास को जानने का, वो होता है प्राइवेट पेपर, यानी जिसको हम कहते हैं निजी पत्र या दस्तावेज। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर में निजी पत्र, किसी को पहले पत्र चलता था, पत्र देता था, ठीक है, डायरी लिखता था, या कोई यादें स्मरण लिखता था अपना, या व्यक्तिगत कोई कागज उसका होता था। तो इन सब से उसकी जानकारी मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की भावना कैसी थी, तो उस समय का नैतिक संबंध कैसा था, धर्म कैसा था, राजनेता कैसे थे, साहित्यकार कह सकते हो, साहित्यकार की पुस्तक, डायरी, इन सब से भी चित्रण मिलता था। ठीक है, इसकी चुनौती क्या होती है? पक्षपात हो सकता है, स्वयं प्रस्तुति होती है, कोई कोई कुछ ज्यादा ही अपना मतलब ख्यालों में खो के लिख देता है, तो वो क्या हो जाता है? पक्षपात हो जाता है, और कुछ भ्रम भी लिख देता है, अपूर्णता हो सकती है, निजी अभिलेख है, कभी कभी फूट टूट सकते हैं, तो हमें अगर हम उसका सोर्स मान के इतिहास लिखे तो हमारे लिए ये चुनौती भी हो सकती है। गोपनीयता का प्रश्न आ सकता है कि किसी की निजी पत्र को या निजी जो उसकी डायरी है उसको आप नहीं यूज कर सकते इतिहास लेखन में, है ना, तो इसकी चुनौती होती है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी के जो पत्र थे और नेहरू के जो निजी दस्तावेज थे, उससे हमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, नेतृत्व के बारे में, संघर्ष के बारे में, रणनीति उनकी जितनी भी उन्होंने बनाई थी, आरसी मजूमदार ने इसी के बेस पे क्या लिखा है? अपनी पुस्तक लिखा है। फिर आता है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी मौखिक इतिहास से। हमने सुना है हमारी दादी नानी जो कहानियां सुनाती हैं, तो वो क्या है, एक तरफ से कोई कहानी जो होती है वो हमारी इतिहास से रिलेटेड भी होती है, तो मौखिक कहानी भी हमें इतिहास बताती है। मान लो स्वतंत्रता के बाद जो हमारा विभाजन हुआ था, अब उस समय के जो आदमी होंगे उनने अपने आंखों से वो चीज देखी होगी, तो वो आज भी बताते हैं, तो वो अपने आंखों से बताते हैं, तो वो मौखिक इतिहास होता है। ठीक है, तो इसकी क्या उपयोगिता होती है, क्या विशेषता होती है? ये वर्ग संघर्ष, अल्पसंख्यक समुदाय, जाति, इन सब के बारे में, परंपरा, लोक कथा के माध्यम से बताती है। ठीक है, चुनौती क्या होती है? स्मृति की अस्थिरता हो जाती है, यानी ज्यादा समय होने के बाद कभी कभी क्या है, लोग भूल जाते हैं। प्रश्नोत्तर, इंटरव्यू के सवाल जो है उसमें मतलब ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल, ज्यादा ये स्वतंत्रता वाले टाइम से पूछे जाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल दूं आपको, तो स्वतंत्रता संग्राम में समकालीन जो उस समय के लोग थे उसके अगर इंटरव्यू लोगे तो वो बताएंगे कि विभाजन की पीड़ा कैसी थी, लोग के साथ कैसा व्यवहार किया गया, किसान के उस समय आंदोलन क्या रहे, है ना। या आप अपने दादा वगैरह से पूछोगे तो उस समय का किसान आंदोलन कैसा था, है ना। तो ये सब बताया जाएगा कि नेता कैसे थे। इमरजेंसी के बारे में आपको पता लगाना है, तो जो व्यक्ति इमरजेंसी के टाइम पे था वो आपको बता सकता है। तो ये सब मौखिक स्रोत होते हैं इतिहास के। अब लास्ट हमारा स्रोत होता है इतिहास को जानने का, वो है विजुअल आर्काइव्स। ये क्या होता है? दृश्य अभिलेख। जैसे कि कोई उस समय का पास्ट का चित्र हो गया, कोई फोटो हो गई, कोई नक्शा हो गया, तो ये हमें क्या बताता है? उस समय का इतिहास बताता है। जैसे दृश्य अभिलेख जो है वो हमें फोटोग्राफ, मानचित्र, इन सबसे पता लगता है उस समय का वातावरण कैसा था, समाज कैसा था, भूगोल कैसा था, मैप से पता लगेगा ना भूगोल कैसा था। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो हमें परिवेश, मान लो कोई चित्र है, आपको पता है बिहार की मिथिला चित्र दीवार पे बहुत पुरानी प्राचीन टाइम से बनाई जाती है, तो उस समय का वो कल्चर दिखाती है कि ड्रेसेस जैसी महिलाएं ने चित्र में पहनी है, तो वो सब वहां का प्रधान होगा वो, है ना। जैसे कि मान लो टोकरी रखा है, कोई घर बनाया है झोपड़ी का, मतलब घर ऐसे होते थे, गाय बनाया तो मतलब समझ सकते हो कि खेती करते थे लोग और पशु पालते थे। तो इन सबसे क्या जानकारी मिलती है हमें? उस समय का अर्थव्यवस्था, समाज, यातायात, इन सब की जानकारी मिलती है। इसकी क्या चुनौती होती है? ये जो होती है इसकी व्याख्या जो है, वो लोग जो अब पुरानी पेंटिंग की जो व्याख्या कर रहा है जो व्यक्ति, अब वो व्याख्या कैसे कर रहा है, वो समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, या कुछ उसने बता दिया। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता से एक मूर्ति पाई थी जो उसको हम कहते हैं पशुपतिनाथ की है, बट कुछ लोग कहते हैं ये पशुपतिनाथ नहीं है, कोई और है। तो जैसे उसमें देख के लगता है कि वो बैठे हैं एक साधु जैसा, और आगे पीछे जो बनाई गई है एनिमल्स, तो इसको देख के लोगों ने व्याख्या करा, पर ये कुछ और भी हो सकता है। तो व्याख्या अपने तरीके से लोग करते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं हमने सारे सोर्स के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं, है ना, इसमें, यानी स्रोत के उपयोग में मान्यता जो चुनौती आती है, और चुनौती से हम कैसे बच सकते हैं उसका भी समाधान बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो स्रोत की प्रामाणिकता होनी चाहिए और स्रोत में पक्षपात नहीं होना चाहिए। यानी समस्या क्या आती है स्रोत में, जो हमारे सोर्स होते हैं, किसी भी स्रोत में जो है वो सत्ता या लेखक का पक्षपात हो सकता है, क्योंकि सोर्स जो है
पता नहीं किसने लिखा, किस टाइम पे लिखा, किसके लिए लिखा, तो हम कह नहीं सकते कि पूरी तरह से बायस नहीं होगा, हो सकता है वो बायस भी होगा। उपाय क्या है कि बाहरी तथा आंतरिक आलोचना उसकी करो। बाहरी और आंतरिक आलोचना मीन्स होता है, बाहरी आलोचना मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि वो सोर्स असली है कि नकली है। ऐसा तो नहीं है वो सोर्स कह रहे हैं हम कि मौर्य काल का है पर किसी ने बाद में लिख दिया तो। और आंतरिक सोर्स ये होता है कि आप जो सोर्स है ना उसके अंदर देखो कि वो लिख कौन रहा है, किस टाइम पीरियड पे लिख रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, क्या वो स्त्री है या पुरुष है, और किस लिंग भी देखो। तो हर चीज देख के हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं स्रोत को। दूसरा क्या है, भाषा और लिपि भी बाधा डालती है। यानी समस्या क्या आती है, पुरानी लिपि पुरानी भाषा आज के लोग नहीं समझ पाते, पुरानी संस्कृति और आज की संस्कृति भी अलग है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोग नहीं समझ पाते। इसके लिए उपाय ये है कि पैलीग्राफी और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, अनुवाद लेखन, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए जिसका हम मदद ले सकते हैं। तीसरी चीज, भौतिक संरक्षण और पहुंच। यानी समस्या क्या है, इसमें अभिलेख खराब हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, फट सकते हैं, टूट सकते हैं, तो ये हमारी समस्या होती है हमारे सोर्स की। पर उपाय क्या है, इसको अभिलेखागार में डालो, डिजिटल लॉकर में डालो। जैसे कि कोई पुस्तक है तो वो उसमें तो रखी है म्यूजियम में, बट साथ साथ आप उसको डिजिटली भी कहीं रख दो, ठीक है। तो नैतिकता और गोपनीयता की क्या चीजें इसमें समस्या आती है कि निजी जो पत्र है वो क्या है, उसको हम उपयोग बिना पूछे किसी का नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी निजी पत्र है वो, ठीक है। इसमें उपाय क्या है, उसकी अनुमति लो, उससे पूछो, उससे बातें करो, जब जाके अगर वो अनुमति देता है तो उसको आप सोर्स के एज अ रूप में अपना सकते हो। तो शोध अधूरापन, ये भी समस्या होती है सोर्स की, जैसे कि शोध खंडित वगैरह हो जाते हैं क्योंकि पुराने सोर्स होते हैं। इसका उपाय ये है उसको संग्रहालय वगैरह में रखे करें, ठीक है। तो हम जानते हैं अब कि इतिहास लेखन की दृष्टि जो है, कुछ इतिहासकार के दृष्टिकोण से इतिहास किस किस नजरिए से लिखा गया है। मतलब हम डालेंगे हिस्टोरिक जो हिस्टोग्राफी है वो किस किस नजरिए से लिखी गई। जैसे आरसी मजूमदार है, आरसी मजूमदार जो है वो पारंपरिक राजनीतिक इतिहास को बताते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में वो इतिहास बताते हैं। इफ्राम हबीबी जो है वो उपनिवेश काल का इतिहास बताते हैं, जिसमें वो मार्क्सवादी नजरिए से इतिहास लिखते हैं। रूमिला थापर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखती है, जिसमें वो धर्म और संस्कृति को ज्यादा मान्यता देती हैं, है ना। हॉब्स बॉम जो है ये किस नजरिए से इतिहास लिखते हैं, ये औपनिवेशिक नजरिए से लिखते हैं क्योंकि अंग्रेज होता है, और ये क्या है, ये भारतीय को बर्बर बताता है, असभ्य बताता है। तो सबका इतिहास लिखने का नजरिया अलग होता है, ठीक है। इतिहास का सोर्स एक ही होता है, इतिहास बनता है सोर्स प्लस इंटरप्रिटेशन से मिलके। तो जो सोर्स होता है वो तो सबका सेम होता है, पर इंटरप्रिटेशन सबकी अलग अलग होती है, व्याख्या सब अपने नजरिए से करते हैं, क्योंकि मानव करता है और मानव की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है, अपनी राजनीतिक होती है, अपना लिंग होता है, तो उससे प्रभावित होकर ही वो क्या करता है, कोई इतिहास लिखता है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, कि इतिहास शोध जो है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च है वो मानव समाज को समझने में मदद करता है। और इतिहास जो शोध है, मतलब रिसर्च जो है, हम पेपर जब लिखते हैं तो हम किस किस सोर्स का उपयोग करते हैं, पांडुलिपि का, शिलालेख का, सरकारी अभिलेख का, निजी दस्तावेज का, और जो हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये सभी स्रोत जो है हमें बहुत सारे दृष्टिकोण प्रदान करते हैं इतिहास के बारे में। तो प्रत्येक शोध की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी चुनौती होती है। तो ये सभी शोध क्या है, हम इनके उद्देश्य क्या है इसको हमें समझना चाहिए, उसकी भाषा, उसको कैसे उसको समझा जाए, और इसको कैसे हम संरक्षण करें, जैसे कि डिजिटल भी करें और म्यूजियम द्वारा भी करें। तो इन सबके उससे क्या कर सकते हैं, हम अपने इतिहास को संरक्षित रख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डिस्क्राइब इन डिटेल the method of historiography and source criticism, explain with example and external criticism and internal criticism, comparison method and verification process, and explain why it is necessary to check authenticity, reliability and veracity of a source। ठीक है, यानी हमें बताना है कि इतिहास लेखन और स्रोत की आलोचना की विविधियां क्या होती है, और शोध की जो आलोचना करते हैं उसमें जो बाहरी आलोचना होती है और आंतरिक आलोचना होती है, उन दोनों को बताना है, और इनकी तुलना पद्धति करनी है, और सत्यापन यानी कैसे हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं किसी भी सोर्स का कि असली है कि नकली है, ये बताना है। उसकी हम प्रामाणिकता कैसे देखते हैं, उसकी विश्वसनीयता कैसे लाते हैं, इन सभी को बताना है। मतलब इनका प्रोसेस बताना है कि हम आलोचना के जरिए कैसे इतिहास में विश्वसनीयता लाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास जो है वो केवल अतीत की घटना का वर्णन नहीं है, मतलब हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, बल्कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, एक अध्ययन है, एक स्टडी है, ठीक है, जिसमें प्रमाण के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, तर्क के आधार पे, रीजनिंग के आधार पे और आलोचना के आधार पे, यानी जो क्रिटिसिज्म होता है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, इतिहास का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इतिहासकार
जो लियोपोल्ड वॉन रांके हैं वो कहते हैं कि जो रांके, बस नाम याद रखना, रांके ही लिखते हैं, ठीक है। मैं भी एग्जाम जब देती थी तो मैं रांके ही लिखती थी। तो रांके जो है, रांके के अनुसार जो इतिहास लेखन है वो क्या होता है, जो इतिहासकार का कार्य अतीत को वैसा ही लिखना है जैसा वो वास्तव में हुआ है। ये जो है ना, ये वास्तुनिष्ठता की बात करते हैं इतिहास में, ठीक है। वास्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जो चीज जैसा हुआ है इतिहास में डिट्टो वैसा ही बताना, इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन अपनी नहीं डालना, मतलब व्याख्या अपनी नहीं करना है ना, ह्यूमंस का कोई भी इसमें चीज नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि इतिहास जो है वो एक, ठीक है हम सोर्स के बेस पे लिखते हैं, बट लिखता तो एक इतिहासकार है, एक मानव है। और एक मानव कैसे बिना बायस हुए हुए लिख सकता है, कि आप कोई सोच सकते हो, कोई भी मानव नहीं लिख सकता, क्योंकि मानव का कोई ना कोई विचारधारा होता है। वो किसान के नजरिए से, मार्क्सवादी के नजरिए से, या अगर वो पुरुष महिला होगा तो पुरुष महिला के नजरिए से, मतलब उसकी नजर में आएगी ही, क्योंकि वो इंसान है, ठीक है। तो इंसान की ये चीज आती ही है उसकी इतिहास लेखन में। तो स्रोत की आलोचना जो है वो हम इतिहास के अध्ययन से करते हैं। तो वैज्ञानिक तरीका हमें इसमें अपनाना चाहिए, जिसके माध्यम से दस्तावेज, अभिलेख, शिलालेख, कथन, साहित्य, मौखिक परंपरा, इन सब के अनुसार हमें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनानी होती है कि इतिहास हमारा, इसमें ऑथेंटिसिटी है, यानी इसमें विश्वसनीयता है, असली है ये, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोग्राफी जानते हैं हम, यानी इतिहास लेखन की अवधारणा क्या है। तो हिस्टोग्राफी का मतलब होता है, इतिहास लेखन जो है उसका मतलब होता है इतिहास को लिखने की प्रक्रिया और इतिहास लिखने की विधियों का अध्ययन। यानी इतिहास जो है वो एक प्रोसेस भी है और एक अध्ययन, मतलब एक विधि, एक क्या है, मेथड भी है राइटिंग का, ठीक है। ये केवल हमें सिर्फ मतलब जो भी घटना हुई है पास्ट में उसके बारे में ही नहीं बताता, यानी कलेक्शन ऑफ इवेंट्स ही नहीं है, बल्कि घटना क्यों हुई, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, उसका पूरा व्याख्या करता है, मतलब उसको पूरा एक्सप्लेन करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, जो कि शोध के आधार पे करता है। तो मेजर स्टेट क्या होते हैं हिस्टोग्राफी के, उसको जानते हैं। तो इतिहास लेखन के प्रमुख जो चरण है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें तथ्य को संग्रह करना होता है, यानी फैक्ट्स को कलेक्शन करना होता है कि कौन कौन से सोर्स के बेस पे हम इतिहास लिख रहे हैं या लिखेंगे, ठीक है। तो हमें उपलब्ध स्रोत को पहचानना होता है। मान लो मुगल का इतिहास लिख रहे हो तो मुगल काल के जितने भी स्रोत है जो आपको उसके बारे में बताएंगे वो आपको इकट्ठा करना होगा। दूसरा, उसको आलोचनात्मक परीक्षण करना होगा, मतलब क्रिटिकली एनालाइज या टेस्टिंग करना होगा, जिसमें स्रोत की सत्यता को देखना होता है कि कितनी ऑथेंटिसिटी है इस सोर्स में, क्या ये असली है कि नकली है, उसकी सत्यता को जांचना होता है क्या उसी समय का है कि नहीं है। तीसरे चीज, उसको एक्सप्लेन करना होता है, मतलब व्याख्या करनी होती है उसकी, घटना का और तर्क आधारित, यानी आप उस चीज से क्या समझ रहे हो उस चीज की व्याख्या करनी होती है, क्योंकि जो स्रोत है वो खुद बोलता नहीं है, उसको इतिहासकार बुलवाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन करना होता है कि घटना कब हुई थी, क्या कारण था, ये सब आप लिखोगे, ठीक है। तो व्यू ऑफ प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस की देखें अगर हम, यानी प्रमुख इतिहासकारों के विचार क्या कह रहे हैं। तो हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस इतिहास के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास को कथा के तौर पे और संस्कृति के तौर पे ये इतिहास लिखते हैं, ठीक है। वहीं थ्यूसिडाइज जो है वो इतिहास को कैसे लिखते हैं, वो फैक्ट बेस पे लिखते हैं, यथार्थवादी लिखते हैं। और रांके भी बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और कह सकते हो फैक्ट बेस पे लिखते हैं। वैसे ही मार्क्स, कार्ल मार्क्स कैसे इतिहास लिखते हैं, ये वर्ग संघर्ष को इतिहास में दिखाते हैं, अमीर गरीबों का इतिहास, मतलब मार्क्सवादी नजरिए से देखते हैं। वहीं रोमिला थापर जो है वो बहुस्तरीय आलोचना करती है, जिसमें वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण उनका ज्यादा होता है। वहीं इफ्राम अबीबी, वैसे इसमें मैंने मेंशन नहीं करा, पर वो क्या है, वो भी मार्क्सवादी नजरिए से लिखते हैं। तो सबका इतिहास लिखने का अपना अपना एक नजरिया होता है। तो सोर्स क्रिटिसिज्म क्या होती है, स्रोत की आलोचना क्या कैसे की जाती है। तो इतिहासकार, मार्क ब्लॉक के शब्दों में कहूँ तो इतिहासकार वह है जो प्रमाण की तलाश करता है, मतलब उस समय का जो सोर्स है उसके आधार पे उसको परखता है और इतिहास लिखता है। तो स्रोत की आलोचना कैसे की जाती है, तो बाहरी आलोचना और आंतरिक आलोचना, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो जानते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को जानते हैं कि बाहरी आलोचना क्या होता है। तो ये स्रोत की असलियत बताता है, मतलब आलोचना करने से हमें पता लगता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या ये असली है कि नकली है। इसमें हमें ये पता चलता है कि दस्तावेज जिसे हम असली मान रहे हैं, प्राइमरी सोर्स मान रहे हैं, ये नकली है कि असली है, वो कब लिखा गया है, किसने लिखा है, किस समय पे लिखा है, सामग्री क्या ली। तो इससे हमें ये पता लगता है। इस पता करने के लिए 5 तत्व होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी मटेरियल, सामग्री। सामग्री का हम कागज देखते हैं, वो किस टाइम का है। अगर कागज है तो समझ जाओ कि कागज बाद में आया था, तो बाद में ही लिखा गया होगा। ताड़ ताम्र पत्र मिट्टी पे लिखा गया है तो पुराना होगा, है ना। लैंग्वेज इंस्क्रिप्ट से पता लगा सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, फारसी, संस्कृत लिपि पुरानी थी तो अगर ऐसी लिखी है तो वो पुरानी हो सकती है। देवनागरी जैसे कि नहीं है, अगर मान लो कि बहुत पुराना है, सोर्स कह रहे हैं पुराना है पर देवनागरी में लिख रहा होगा, भाई ये तो गलत है ना। हैंड राइटिंग से हम पता कर सकते हैं, है ना, कि लेखन की शैली क्या है, क्योंकि पहले लोग अलग तरीके से लिखते थे, अभी अलग। सब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का भी लिखना अलग है। सील और सिंबल से पता लगा सकते हैं कि ये किस धर्म का है।
तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, तो यदि किसी दस्तावेज में मुगल काल में देवनागरी प्रशासन लिखावट पाई गई है, तो ये माना जाएगा कि ये मुगल रिकॉर्ड जो है ये नहीं है, क्योंकि मुगल रिकॉर्ड बेसिकली, क्योंकि मुगल की दरबारी भाषा फारसी थी, तो फारसी भाषा में लिखी गई ऑथेंटिसिटी मानी जाएगी। तो अशोक की शिलालेख को अगर पहचानना है तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में वो लिखा गया है, तो अगर इसमें मिलते हैं तो वो खरोष्टी, आप कह सकते हो कि हाँ यह अशोक के शिलालेख है। तो अब सोर्स का आंतरिक आलोचना कैसे करते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म, तो ये स्रोत के अर्थ को बताता है, अभिप्राय को बताता है, पूर्वाग्रह को बताता है और सत्यता को बताता है। मतलब जो हमारा सोर्स है उसका मीनिंग क्या है, उसका इंटेंट क्या था, बायस हो गया तो कहीं नहीं लिखा गया है, और उसमें कितनी ज्यादा वेरेसिटी है उसको चेक किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है उस नजरिए को पता करना होता है। क्या लेखक ने पक्षपात किया है, क्या वो अपने जिस समय पे लिख रहा था उस राजनीति से प्रभावित था, या वो जिस धर्म का था उस धर्म से प्रभावित होकर लिखा है, या वो जिस जाति से था उस जाति से प्रभावित होकर लिखा है, या अपनी कोई विचारधारा से प्रभावित होकर इतिहास लिखा है। उसकी भाषा शैली से हम पता लगा सकते हैं कि उसका कैसा लिखने का तरीका है। विरोध भाषा, क्या लेखक कह रहा है, किसके विरोध कर रहा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आंतरिक आलोचना से कि वो कितनी उसमें सत्यता है और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बैकग्राउंड को भी हम जान सकते हैं इससे, क्योंकि हर इतिहासकार का जो लेखन है उससे हमें उसका बैकग्राउंड पता लगता है, क्योंकि वो अपने पूर्वाग्रह को अपने इतिहास में डालता ही डालता है। जैसे कि बताऊं उदाहरण, तो अबू फजल ने अकबरनामा लिखा, अकबर को आदर्श बताया, ईश्वर के समान बताया, तो उससे क्या पता लगता है कि बायस है और इसने अकबर का गुणगान गा रहा है, इसका धर्म क्या है ये भी पता लगता है। इससे विपरीत बर्नियर और विदेशी यात्री जो है वो मुगल प्रशासन पर आलोचना करते हैं, वही अकबर बड़ाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, जब हम आलोचना आंतरिक आलोचना करेंगे, हम देखेंगे लिख कौन रहा है, तो जो उस काल का व्यक्ति होगा वो तो उसकी बुराई नहीं करेगा, जो उस काल का नहीं होगा, उस धर्म का नहीं होगा, उस जाति का नहीं होगा, तो वो बुराई करेगा। तो इससे हमें इसका बैकग्राउंड भी पता लगता है। तो हम फिर क्या करते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी अपनाते हैं, यानी तुलनात्मक पद्धति, जिसमें हम क्या करते हैं, दो स्रोतों की तुलना करते हैं। जैसे कि मौर्य प्रशासन को समझने के लिए इतिहासकार का, जैसे कि अशोक के शिलालेख, अर्थशास्त्र कौटिल्य के, यूनानी स्रोत मेगास्थनीज की जो इंडिका है, और पुरातात्विक जो हमारे प्रमाण है जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह जो गई, तो इन सभी चीजों में अगर कॉमन जो चीज मिल रही है तो हम कहेंगे हाँ ये चीजें सत्य है। और कॉमन नहीं मिल रही, किसी ने कुछ और लिखा है एक टॉपिक के बारे में, किसी ने कुछ और, तो समझ लो कि ये झूठा है। ठीक है, तो फिर सत्यापन की प्रक्रिया क्या होती है, वेरिफिकेशन की, कि अंतिम चरण में इतिहासकार यह सुनिश्चित करता है कि स्रोत जो है वो किस तथ्य के बेस पे लिखा गया है, स्रोत को लिखने का समय क्या था, स्थान क्या था, तो ये सब बताता है। ठीक है, मतलब उसको पुनर्परीक्षण करता है, इतिहासकार की दृष्टिकोण लिखता है और स्रोत को क्रॉस चेकिंग करता है। तो वाई द नीड फॉर सोर्स क्रिटिसिज्म, क्यों हमें स्रोत की आलोचना करने की जरूरत होती है, तो कारण ये होता है कि नकली स्रोत की पहचान की जाए, क्योंकि नकली स्रोत के तौर पे अगर हम इतिहास लिखेंगे तो हमारे इतिहास का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूर्वाग्रह से दूर रहना, जो इतिहासकार वो इतिहास लिख रहा है उसका बैकग्राउंड जो है वो उसमें आएगा ही आएगा, तो उसके बैकग्राउंड को, क्योंकि वो इंसान है, पर उसके बैकग्राउंड के आधार पे हम ये नहीं कहेंगे ना वो हुआ है, तो उस चीज को बाहर निकालना है ना, तो हमें क्रिटिकल एनालाइज करना होगा। तीसरा, ऐतिहासिक तथ्य की खोज, सही स्रोत क्या है वो हमें पता करना है, और वैज्ञानिक दृष्टि को तो अपनाना ही है, तो इसलिए हम इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि इतिहास लेखन और स्रोत आलोचना जो है वो इतिहास लेखन की आधारशिला है। बिना आलोचनात्मक परीक्षण के कोई भी दस्तावेज जो है वो उपयोग या योग्य नहीं माना जाता है। भारी आलोचना, आंतरिक आलोचना, इन सब की तुलना करके हम इतिहास की सत्यता, उसकी प्रामाणिकता, उसकी विश्वसनीयता क्या है और उसकी वैज्ञानिक पद्धति क्या है इसको पता लगाते हैं। इसी प्रक्रिया से इतिहासकार अभिलेख, पांडुलिपि, पुरातात्विक शोध के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो यही स्रोत जो है वो आलोचना के बिना इतिहास केवल एक कथा रह जाएगी, इसलिए आलोचना बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए। आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड रिसर्च रिपोजिटरीज इन इंडिया, इन पर्टिकुलर एक्सप्लेन द रोल, कलेक्शंस, structural agreements and importance of the National Archives, State Archives, Nehru Memorial and Research Gallery, and Bhandakar Institute of Oriented Study, Asiatic Society and other Institute of Research। यानी हमें ये बताना है कि भारत में जितने भी अभिलेखाकार हैं और स्रोत भंडार है, यानी जितने भी म्यूजियम और आर्काइव्स है, उन सब के बारे में बताना है। जैसे कि जो कि राष्ट्रीय आर्काइव मतलब म्यूजियम भी है और राज्य हमारे जो म्यूजियम भी है, उन दोनों के बारे में बताना है। जैसे कि नेहरू स्मृति हमारी है, शोध कार्य भंडार और ऐतिहासिक सोसाइटी है, बहुत सारी जो हमारे संग्रहालय है ना, जो हमारे भारत के जितने राष्ट्रीय और नेशनल तौर पे और स्टेट तौर पे जो म्यूजियम है, जो मैंने म्यूजियम आपके इसमें मेंशन कर रखे हैं, उन सारे म्यूजियम के बारे में बताना है। म्यूजियम से ही तो हमें इतिहास का संरक्षण वही तो किया जाता है ना, ऐतिहासिक शोध का, तो उसी के बारे में बताना है। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं।
तो भारत का इतिहास जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है, एशियंट है और बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड है। और सांस्कृतिक विविधता भी इसमें देखने को मिलती है, यानी कल्चर डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। इस इतिहास की समझ से हम केवल ऐतिहासिक शोध से ही नहीं पता करते, ओनली हम लिटरेसी सोर्स से ही नहीं हमें ये पता लगती, बल्कि हमें अभिलेखाकार से, आर्काइव से, मनुस्क्रिप्ट से, जो हमारी पांडुलिपि है, इंस्क्रिप्शन से, शिलालेख से, कॉपर प्लेट से, ताम्रपत्र से, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है यानी जो हमारे सरकारी दस्तावेज है, रिलीजियस जो हमारे टैक्स है जैसे कि धार्मिक ग्रंथ जो हो गई, तो इन्हीं सब के रिसर्च कलेक्शन से हमें पता लगता है। तो आर्काइव्स एंड रिसर्च जो है इससे हमें क्या पता लगता है, पुरातात्विक, समाज, प्रशासन, इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है। तो आरसी मजुमदार कहते हैं कि अभिलेख इतिहास का जीवित प्रमाण होती है, वे अनुमान के नहीं बल्कि सत्य को बताती है। जबकि इतिहासकार रोमिला थापर कहती है कि इतिहास तभी विश्वसनीयता बनता है, यानी इसमें ऑथेंटिसिटी तब आती है जब वो प्रमाणों की दृष्टिता से जांचा जाता है और उसको संरक्षित किया जाता है। तो इसलिए हमें इतिहास को संरक्षित करना बहुत जरूरी होता है। तो हम जानते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड रिसर्च रिपोजिटरीज इन इंडिया, यानी भारत में अभिलेखागार और शोध भंडार जो है उसका ऐतिहासिक विकास कैसा रहा है। तो भारत में अभिलेख संग्रह की परंपरा बहुत ज्यादा पुरानी रही है। प्राचीन काल के राजवंश की अगर हम बात करें, तो कालखंड की बात करें तो मौर्य काल में अशोक के शिलालेख जो हैं वो लिखे गए थे। गुप्त काल की जानकारी ताम्रपत्र और उनके अनुदान जितने उन्हें दिया है उसके बारे में पता लगता है। चोल और पल्लव के जो अभिलेखाकार में रखे गए जो स्रोत है उससे शिलालेख के बारे में, मंदिर के बारे में, अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। मध्य काल की बात करें तो फारसी अदालत रिकॉर्ड, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बहुत सारे अभिलेखन और व्यवस्थित रूप से बनाया गया था। वॉरेन हेस्टी ने 1773 के काल में संग्रह शुरू कर दिया था भारतीय सोर्सों का। तो 1891 में कलकत्ता रिकॉर्ड ऑफिस बनाया गया था सबसे पहली बार। आजादी के बाद यह प्रणाली जो है वो आधुनिक जो हमारी आज हम म्यूजियम देखते हैं उसमें कन्वर्ट होती चली गई थी। तो मेजर अगर हम आर्काइव इंस्टीट्यूट की बात करें, यानी भारत की जो भी अभिलेखित संस्थाएं हैं, मतलब जो हमारे म्यूजियम्स है उन सब की बात करें हिस्टोरी वाले, तो देखते हैं कौन कौन से है। तो नेशनल तौर पे जाने तो नेशनल आर्काइव्स इंडिया जो म्यूजियम है जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, राष्ट्रीय अभिलेखागार, तो इसकी स्थापना 1891 में हुई थी कैलकाटा में। 1911 में जब कैलकाटा से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था तो म्यूजियम भी कहाँ गया था, दिल्ली में आ गया था। तो इसमें क्या क्या कलेक्शन रखा गया है इस म्यूजियम में, इसमें ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक दस्तावेजों को रखा गया है। जो उस ब्रिटिश काल में जो जनगणना रिपोर्ट थी ब्रिटिशों ने की थी वो जनगणना रखा गया है। जिला और राजस्व रिकॉर्ड रखा गया है। उस समय का सैन्य अभिलेख रखा गया है। मानचित्र रखा गया है। उस टाइम का कानून बनाया था जो वो कानून की जानकारी रखी गई है। जल प्रबंधन का रिकॉर्ड रखा गया है। संविधान सभा में जितनी भी कार्यवाही की गई थी उन सभी का रिकॉर्ड इस म्यूजियम में रखा गया है। ये राष्ट्रीय अभिलेखागार में 5 लाख से अधिक फाइलें हमें मिलती है। 20 लाख इसमें माइक्रो फाइल्स है जो कि हमें मानचित्र और पांडुलिपियां इसमें रखी गई हैं। हम संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर और फीचर्स क्या है इस म्यूजियम की, तो ये म्यूजियम जो है वो दस्तावेज का संरक्षण करता है ना, जैसे कि पठनालय भी है, इसमें पढ़ने वाला भी आपको मिलेगा। डिजिटल अभिलेख केंद्र भी है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वस्तु को ऐसे ही रखा जा रहा है, डिजिटल तौर पे भी संग्रह किया जाता है। जैसे मान लो कभी नष्ट हो गया, भूकंप मान लो कभी आ गया, तो कम से कम डिजिटल तो रहेगा। परीक्षण केंद्र, अभिलेख प्रबंधन शिक्षा वहां पे दी गई है जहाँ पे आप परीक्षण कर सकते हो। तो इस म्यूजियम का इंपॉर्टेंस क्या है कि इतिहासकार विपिन चंद्र, सुशील शर्मा, इफराम हबीबी, रोमिला थापर, ये सब ने जब अपना इतिहास लेखन करा था ना, जब रिसर्च पेपर लिख रहे थे या बुक लिख रहे थे, तो उन सब ने इस म्यूजियम से जितने भी सोर्स है यहाँ पे मिलते हैं उन सबका उपयोग किया था। दूसरा आता है स्टेट आर्काइव्स, यानी राज्य अभिलेखाकार। राज्य अभिलेखाकार जो होता है वो राज्य के होते हैं, ठीक है, राज्य की जानकारी के लिए होते हैं। भारत के हर राज्य में स्वतंत्र अभिलेख संग्रहालय होते हैं। उसकी भूमिका होती है जिला जो है, जो वो राज्य उस राज्य के जिला के प्रशासनिक रिकॉर्ड को वहां रखा जाता है। और भूमि सुधार जितने भी कानून किए गए हैं पुराने टाइम पे, या राजस्व दस्तावेज, उन सबको संग्रह किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में क्षेत्रीय दस्तावेज जो था वो सभी को रखा गया है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर एग्जांपल दूं राज्य अभिलेखाकार की, तो महाराष्ट्र में है जो कि मराठा शासन का दस्तावेज वहां रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर आपसे, तो उत्तर प्रदेश में अवध के शाही दस्तावेज रखा गया है। तमिलनाडु में चोल पल्लव के शिलालेखों को रखा गया। राजस्थान के जो राज्य अभिलेख है उसमें राजपूतों के राजपत्र रखे गए हैं संग्रह करके। अब हम नेक्स्ट म्यूजियम के बारे में जाने। तीसरा जो है कि नेहरू स्मृति और शोधालय, यानी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ये संस्था
स्वतंत्रता के बाद बनी थी, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधुनिक भारत की राजनीतिक, संसद, इतिहास और व्यक्तिगत पत्र, इसमें सभी चीजों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या क्या आपको कलेक्शंस मिलेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत पत्र मिलते हैं यहाँ पे, जो उन्होंने अपने निजी, जो मैंने बताया था ना निजी पत्र के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो यहाँ पे मिलता है। गणेश शंकर विद्यार्थी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब स्वतंत्रता सेनानी के जो इतने भी दस्तावेज थे उनको यहाँ पे रखा गया है। फोटो रखा गया है, रेडियो रखा गया, उन सबकी जो रेडियो में जो उन्होंने कहा है, भाषण जो उन्होंने दिया है, इन सबको संरक्षित किया गया है। तो प्रोफेसर श्याम बघेल और रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार जो है अपने रिसर्च पेपर में इन अभिलेखों का मतलब इन सोर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा म्यूजियम आता है भंडाकर प्राची अध्ययन संस्थान, यानी भंडाकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। ये भारत का सबसे बड़ा पांडुलिपि वाला भंडार है, जहां पांडुलिपियों को रखा गया है, हाथ से लिखी गई जो पांडुलिपि थी। इसका मुख्य संग्रह, इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी गई, संस्कृत की जितने भी पांडुलिपि थी ना, करीब 30,000 पांडुलिपि को रखा गया है इसमें। बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, जितने भी वेदांत थे उन सबको, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण जो है उसको भी रखा गया है। तो बहुत सारी चीजों को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो रघुवंशी और काणे, गले, इन सब ने अपना इतिहास जो है वो इन्हीं के बेस पे लिखा था। ऐतिहासिक सोसाइटी कोलकाता, आपने बार बार इतिहास में पढ़ा होगा, तो ये भी एक म्यूजियम है आज। ठीक है, जो कि इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। इसकी विशेषता थी कि भारत, तिब्बत, चीन, दक्षिण एरिया, इन सभी के बारे में जानकारी का जो सोर्स है वो यहाँ पे रखा गया है। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। फारसी, अरबी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, सभी प्रकार के यहाँ पे आपको सोर्स मिलते हैं। प्राचीन नक्शे मिलते हैं, वर्ल्ड के, भारत के पुरातात्विक लेख मिलते हैं। और पुरातात्विक लेख मतलब समझ रहे हो, जो उस समय के लेख हैं, वो सारे लेखों को यही रखा गया है, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में, कोलकाता में। ठीक है, तो जानते हैं कि इसका संरचनात्मक व्यवस्था और शोध प्रक्रिया क्या होती है, यानी स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट किया जाता है और रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भारत में अभिलेखाकार जो है उसमें संग्रहण किया जाता है, यानी कलेक्शन किया जाता है। फिर उसकी सूचीकरण, यानी उसको इंडेक्स टाइप में बांटा जाता है। फिर उसका संरक्षण किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। प्रोटेक्शन के बाद उसको क्या पता कभी कुछ गलती हो, आग लग जाए या कभी कुछ भूकंप आ जाए, तो उसको डिजिटल भी रखा जाता है सेव। और शोधकर्ता तक पहुंच व्यवस्था भी है, मतलब आपको रिसर्च करना हो, मुझे रिसर्च करना, पीएचडी करते हैं ना, तो उन स्टूडेंट को ये दिया भी जाता है, मतलब प्राइमरी सोर्स के तौर पे। ठीक है, तो शोधकर्ता को अनुमति पत्र मिलता है, विषय प्रस्ताव मिलता है, संदर्भ संख्या मिलती है, ये सब दिया जाता है इन म्यूजियम के द्वारा, जिससे वो प्राइमरी सोर्स के बेस पे इतिहास लिख सकते हैं। तो अभिलेखाकार का शोधकर्ता के लिए क्या महत्व होता है, यानी जो भी रिसर्चर्स होता है, जो पीएचडी कर रहा है या रिसर्च पेपर बना रहा है, तो वो उसके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है आर्काइव्स, क्यों होता है, क्योंकि वो वास्तुनिष्ठता का प्रमाण वो कहाँ से लाएगा, प्राइमरी सोर्स आर्काइव में जाके तो लाएगा। प्राथमिक शोध उसको लेना है, तो प्राथमिक शोध उसको कहाँ मिलेंगे, जंगल में तो मिलेंगे नहीं, म्यूजियम में ही रखे गए होंगे। बहुविषय शोध, अगर उसको राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज, कृषि, सबके बारे में जानना है तो म्यूजियम में इसकी जानकारी मिलेगी। इतिहास को पुनर्निर्माण करना है, खुद बताना है दोबारा अपने नजरिए से, तो उसको म्यूजियम में जाके समझना, देखना पड़ेगा, जब उसके बेस पे रहूंगा। इसकी क्या चुनौतीज होती है, तो फाइल कभी कभी नष्ट हो सकते हैं, जलवायु और कीटनाशक के कारण नष्ट हो सकती है, प्रौद्योगिकी की धीमी आ सकती है, जैसे टेक्नोलॉजी जो सेव कर रखा है डिजिटली भी, उसमें अगर टेक्नोलॉजी की धीमी आई तो नष्ट हो सकता है। कई अभिलेख पे प्रतिबंध भी लग गए हैं कि ये इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, तो ये सब उसकी चुनौती होती है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखेंगे कि भारत में अभिलेखाकार इतिहास संरक्षण की रीढ़ है, यानी आर्काइव्स जो है वो बैकबोन है, ठीक है, हिस्ट्री में। ठीक है, तो भारतीय अभिलेखागार जितने भी नेशनल आर्काइव्स है या स्टेट आर्काइव्स है, जिसमें हम जो भी नेहरू वाला, एशियाटिक सोसाइटी, ये सभी जो है हमें क्या बताती है, इतिहास के बारे में समृद्ध ज्ञान देती है। और जितने भी हमारे इतिहासकार है वो इन्हीं के बेस पे इतिहास लिखते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क्राइब द लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल एंड आर्काइव रिसर्च, डिस्कस क्रिटिकली द कॉपीराइट रूल्स, प्राइवेसी राइट्स, प्रोटेक्शंस रूल्स एंड मटेरियल यूज परमिशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर्स। यानी ऐतिहासिक जो शोध हम करते हैं, तो ऐतिहासिक तथा अभिलेखीय शोध से जुड़े जितने भी कानून होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। तो वो कानून में नैतिक पक्ष क्या होता है वो बताना है, उसमें प्रति लिपि धारिका का नियम क्या होता है, मतलब आप किसी के कंटेंट को चोरी नहीं कर सकते हो, अगर चोरी कर रहे हो तो उसको बताना होता है, मतलब कि मैंने आपका सोर्स लिया है क्या, उसके बारे में मेंशन करना होता है। गोपनीयता का अधिकार होता है, जैसे कि मान लो किसी की निजी पत्र है, उसको आप बिना पूछे उससे उपयोग नहीं कर सकते हो। संरक्षण नियम होता है, ठीक है, कुछ अनुमति होती है, तो इन सभी को आपको बताना है आलोचनात्मक तरीके से। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ऐतिहासिक
की बात करें और अभिलेखीय शोध की अगर हम बात करें तो वास्तुनिष्ठता सत्यनिष्ठता बनाने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा इतिहास जो है लेखन वो करना होता है। ठीक है, तो शोधकर्ता जो है वो केवल शोध का विश्लेषण ही नहीं करता बल्कि उसकी संरक्षित भी करता है उसको, और उसमें नैतिकता लाने का भी उसको अंदर जिम्मेदारी होती है। जैसे कि इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार शोध की सुरक्षा और सही व्याख्या और शोधकर्ता का नेतृत्व ये सब उसकी एक जिम्मेदारी होती है, जो कि उसमें क्या लाती है, उसकी विश्वसनीयता को जगाती है। वैसे आरसी मजूमदार कहते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेज केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समाज मानवता इन सबके लिए भी उत्तरदायी विश्लेषण है। तो इसलिए इसको बिल्कुल कैसे करना चाहिए, नैतिकता के पालन करते हुए बिना चोरी के करना चाहिए। ठीक है, द लीगल साइड्स को जानते हैं हम, कानूनी पक्ष को। तो कॉपीराइट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स के नियम। तो अभिलेख, पांडुलिपि या पत्र, इन सब का आप क्या कर सकते हो, आप इसमें आपको उसकी नकल नहीं करना है। अगर नकल कर रहे हो तो उसको पेज नंबर मेंशन करना होता है, कहाँ से लिया ये मेंशन करना होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एक्सपेक्ट्स आते हैं, तो स्रोत जो है वो स्वामित्व होना चाहिए, यानी ओनरशिप उसके पता होना चाहिए कि लेखक, संस्थान या सरकार के पास अधिकार इसका होता है। ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हो। नकल और पुनर्प्रकाशन केवल अनुमति के बाद ही आप उसको दोबारा लिख सकते हो अगर उस चीज को लिखना है तो। समीक्षा एवं आलोचना, उचित उदाहरण के अंतर्गत आलोचना का आपको उपयोग करना होता है। प्राइवेसी राइट्स आते हैं। दूसरा, प्राइवेसी राइट्स क्या होते हैं, गोपनीयता का अधिकार, जिसमें कई अभिलेख व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य, धर्म, जाति इन सब के बारे से जुड़े होते हैं। तो मुख्य बिंदु इसमें ये होता है कि निजी पत्र को आप क्या है बिना अनुमति के आप नहीं डाल सकते अपने इतिहास शोध में, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको पूछना होगा, आपको अनुमति लेना होगा, तब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मानव अधिकार जो है उस व्यक्ति का आप नहीं छीन सकते। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निजी पत्र में मित्र या परिवार के नाम भी शामिल है, तो उनको अगर आप पब्लिक नहीं कर सकते, आप स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताओ पर उनके परिवार के बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो परिवार जो है उनका वो गोपनीयता है, वो आप उससे उनके राइट्स नहीं छीन सकते। उसके बाद प्रिजर्वेशन लॉ, यानी संरक्षण नियम क्या होता है, यानी अभिलेखों का भौतिक और डिजिटल संरक्षण भी करना होता है। यानी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि आपके स्रोत जो है उसको आप सुरक्षित करें, साथ ही साथ डिजिटली भी उसको पब्लिश करें कि वो सुरक्षित रहे। यानी भौतिक संरक्षण यानी तापमान, जो कीट होते हैं, कीटाणु होते हैं, इन सबसे रक्षा करना। डिजिटल संरक्षण में माइक्रोफाइल स्कैनिंग, बैकअप उसमें जोड़ना। कानूनी बाध्यता, राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम के तहत आपको ये करना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो राष्ट्रीय अभिलेखागार में 200 साल पुराने ब्रिटिश राज दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए नियंत्रित पर्यावरण बनाया गया है। मटेरियल यूज क्या होता है एंड परमिशन क्या होता है कि अगर आप किसी का सामग्री का किसी की उपयोग कर रहे हो तो उसकी अनुमति इसमें लेनी होती है। यानी शोधों में अभिलेखों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब संबंधित संस्था उसमें हो या उसके स्वामी जिसने वो लिखा है, वो जिसका वो स्रोत है, वो आपको अनुमति दे इसका प्रयोग करने के लिए। प्रयोग का उद्देश्य वैज्ञानिक होना चाहिए और शिक्षा के नजरिए से हो जाना चाहिए। निजी लाभ के लिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, जो हमारा भंडार घर होता है उसमें क्या है, प्राच्य अध्ययन जो है उसमें पांडुलिपि मिलते हैं। तो पांडुलिपि की फोटोकॉपी डिजिटल हमें अनुमति अगर करानी है तो उसको आपको संस्था से क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है उद्धरण नियम। ये क्या होता है, उद्धरण नियम जो है वो एपीए, शिकागो, एमएलए, हार्वर्ड जैसी वो लाइन्स कह सकते हो, एक स्टाइल होता है। उस स्टाइल में आपको क्या है इतिहास लेखन लिखना होता है, जिससे क्या है हमें ये पता लगता है कि हमारा इतिहास लेखन जो है वो एकदम सत्य है और हमने खुद लिखा है। जिसमें हम क्या करते हैं, हम फुटप्रिंट डालते हैं। ठीक है, फुट नोट डालते हैं। फुट नोट क्या होता है, मान लो आपने अकबरनामा के बारे में लिखा, ठीक है, आपने अकबरनामा को सोर्स माना। अब अकबरनामा के सोर्स में मान लो एग्जांपल के दे दी, पेज नंबर 10 पे लिखा था मुगल के प्रशासन के बारे में। तो अगर आप मुगल के प्रशासन के बारे में लिख रहे हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने पेज नंबर 10 से ये पढ़ के बताया है। ठीक है, तो जानते हैं द मोरल साइड क्या होता है, नैतिक पक्ष क्या होता है कि शोधकर्ता जो रिसर्च पेपर लिख रहा है उसको कुछ नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना पड़ता है कि वो अपने लेखन में सत्यनिष्ठा को बनाए रखे। ठीक है, दूसरा चीज स्रोत जो है जो भी वो यूज कर रहा है उसका सम्मान करे। तीसरा, प्रभावित समुदाय जो उसका समुदाय है और व्यक्तिगत अधिकार उसको ध्यान में रखे। ने किसी के अधिकार आप नहीं छीन सकते, निजी किसी की बातों को आप मेंशन नहीं कर सकते। पूर्वाग्रह और निजी मत जो है वो उसमें शामिल नहीं करना होता है। मान लो आप मुस्लिम धर्म से हो, मान लो आप हिंदू धर्म से हो, तो आप ऐसा नहीं है कि अपने धर्म की ही बड़ाई करो, या आप महिला हो तो आप सिर्फ महिला के बारे में लिखो, या पुरुष हो तो सिर्फ पुरुष के बारे में लिखो। मतलब अपने पूर्वाग्रह से बचो। जैसे कि गांधी जी के पत्रों का विश्लेषण करते समय उनके राजनीतिक विरोधियों और निजी जीवन पर जो है टिप्पणी यानी
जो करते हैं वो लोग को अनैतिकता माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी निजी वो पत्र है, उसको आप ऐसे नहीं पब्लिश कर सकते। प्लेगरिज्म क्या होता है? साहित्य चोरी। साहित्य चोरी होता है कि आपने किसी और का कंटेंट को आपने उठा के लिख दिया। मान लो आपने चैट जीटीपी से पूछा और आपने कर दिया, ठीक है। अब वो कंटेंट जो चैट जीटीपी दे रहा है वो किसी और का कंटेंट होगा, ठीक है। तो इतिहास लेखन में ऐसे नहीं करते हैं, उसमें आपको खुद अपना बुक पढ़नी होती है खुद से, और पेज नंबर भी मेंशन करना पड़ता है, जब जाके बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से ले लिया। और अगर आपने किसी का कंटेंट, मान लो आपने रोमिला थापर का कोई लाइन मेंशन करा और उसका नाम मेंशन नहीं करा, तो फिर आपको क्या है, आप चोर कहलाओगे, साहित्य चोरी के आप होगी, ठीक है। तो डाटा मैनिपुलेशंस क्या होता है, यानी आंकड़ों में हेराफेर क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है वो तथ्य जो है वो दस्तावेज को बदल देता है, उसकी व्याख्या अलग तरीके से कर देगा। तो क्या, जैसे कि ब्रिटिश शासन के पुलिस अभिलेख को छांटकर स्वतंत्रता आंदोलन को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है ना। तो क्या है, ब्रिटिश शासन में अलग तरीके से इतिहास दिखाया गया है। तो सबका क्या है, अलग अलग तरीका हो सकता है बताने का। वहीं अगर मैं प्रकाशन प्रक्रिया में दुराचार की बात करूं, तो मिसकंडक्ट की बात करूं, तो फर्जी और डेटा संदर्भ हमें नहीं यूज करना होता है। अधिकृत पुनर्वासन यानी हमें देख के हमें रिपब्लिश करना होता है, और हमें उल्लंघन भी किसी चीज का नहीं करना होता है। तो नैतिक सिद्धांत का उदाहरण है कि हमें प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं आपको, तो हमें एक अच्छी तरीके से अनुमति लेकर हमें जो लिपि है उस लिपि को में इतिहास लेखन लिखना चाहिए कि किस लिपि में लिखना चाहते हो। एपीए, एमएलए, व्यक्तिगत नाम को गुप्त रखना है। मान लो आप लिख रहे हो चंद्रशेखर आजाद के बारे में, तो उसका इतिहास लिखो, पर उसकी फैमिली के बारे में आप बिना पूछे नहीं पब्लिश कर सकते, नहीं लिख सकते, है ना। नेशनल आर्काइव्स, उनके फोटो, उनके जो इन्फॉर्मेशन है उसका उपयोग कर सकते हो। तो आलोचना करे, अगर क्रिटिकल डिस्कशन करे, तो कानूनी नियम और शोध का हमें पालन करना होता है, नैतिकता का पालन करना होता है, और वैश्विक संदर्भ भी इसमें जोड़ना होता है। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि ऐतिहासिक जो और अभिलेखित जो शोध है वो सफलतापूर्वक तभी चलेंगे जब इसको हम कानूनी तौर पे और नैतिक पक्ष के तौर पे इसको हम पालन करेंगे। तो कानूनी पक्ष में हमें कॉपीराइट, प्राइवेसी, प्रिजर्वेशन लॉ, इन सबको अपनाना होगा इतिहास लेखन करते समय। और नैतिक पक्ष में हमारा ये है कि हमें प्लेगरिज्म नहीं करना, हमें साहित्य चोरी नहीं करना, हमें डेटा है उसके बारे में लिखना है कि हमने कहाँ से लिया है, और वेल इथिक्स को उसमें फॉलो करना है। तो इतिहास के अनुभव से हमें ये पता लगता है कि शोधकर्ता का कर्तव्य कैसा है, और अगर शोधकर्ता यानी जो इतिहास लेखन लिख रहा है वो बिल्कुल वास्तुनिष्ठ होकर लिखता है, तो उसकी क्या है, एक उत्तरदायित्व बनता है, उसका एक उत्तरदायित्व होता है, और उसका सम्मान भी बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, आपकी यूनिट नंबर 1 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो आपका पहला यूनिट तो कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका सेकंड यूनिट, क्योंकि इसमें 2 यूनिट आपके दे रखे हैं, तो 2 यूनिट आपके हैं, तो ज्यादा तो है नहीं कंटेंट, तो एक यूनिट तो कंप्लीट। चलते हैं दूसरा यूनिट पे। तो दूसरा यूनिट में आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है कि आर्काइवल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, यानी अभिलेखीय शोध और प्रायोगिक परियोजनाएं जो थी उसके बारे में। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ हिस्टोरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट, present the selection of topics, research problem, formulations, research questions, hypothesis material research and classifications, script reading, material interpretations, analyze and step by step method of reaching conclusions। यानी हमें बताना है कि ऐतिहासिक जो शोध है उसमें परियोजनाओं की योजना कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, जब हम ऐतिहासिक शोध करते हैं उसकी क्या प्रोसेस होता है, उसमें कैसे हम विषय का चयन करते हैं, फिर शोध की समस्याओं को देखते हैं, फिर कैसे हम शोध का प्रश्न बनाते हैं, फिर कैसे हम अपने उसमें इंटरप्रिटेशन यानी अपनी परिकल्पना को जोड़ते हैं, फिर कैसे हम उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर कैसे हम उसमें बताते हैं हमने कहाँ कहाँ से स्रोत लिए हैं। इन सब का हमें विश्लेषण करना है, और लास्ट में हम जब निष्कर्ष लिखते हैं तो वो निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, इन सभी का स्टेप बताना है। मीन्स आपको सीधी तरह से ये बताना है कि इतिहास लेखन कैसे किया जाता है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो ऐतिहासिक जो शोध है यानी जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये केवल पुरानी घटनाओं को बताता ही नहीं है, बल्कि ये घटनाओं, दस्तावेज, इन पांडुलिपियों जो है उसको एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से करने का एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और व्याख्या करते हैं अपने इतिहास की। तो शोध जो परियोजना है यानी जो हिस्टोरिकल रिसर्च जो प्रोजेक्ट होता है वो एक संगठित प्रयास होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेस एफर्ट्स होते हैं, जिसमें कुछ जैसे हम करते हैं ना, आपने देखा पीएचडी करते हैं तो उनकी टीम होती है 2-3, है ना। तो संगठन का एक प्रयास होता है जिससे अतीत का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आरसी मजूमदार कहते हैं कि इतिहास सिर्फ घटनाओं को ही नहीं बताता बल्कि प्रमाण के आधार पर तर्क के माध्यम से समाज, संस्कृति, इन सब की व्याख्या भी करता है। तो शोध जो परियोजना है
उसका निर्माण स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उन सभी स्टेपों को हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इतिहास लेखन में, सबसे पहले अगर मुझे करना हो चाहे आपको करना हो, तो हम सबसे पहले एक विषय का चयन करते हैं, एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सटीक टॉपिक एक लेते हैं कोई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि व्यक्तिगत रुचि के अनुसार कोई टॉपिक आप ले सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे आपको रिसर्च पेपर बनाना है या रिसर्च करना है ना, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो। या तो हो सकता है कि शोध उपलब्धता, आपको लगे कि इसका सोर्स मुझे आसानी से मिल जाएगा तो मैं ये वाला सोर्स ले लेता हूँ, ये वाले टॉपिक ले लेता हूँ। या वैज्ञानिक महत्व, मान लो कि समाज, संस्कृति, राजनीति के अध्ययन में योगदान अगर आपको देना है, आपको लग रहा है कि मेरे को कोई योगदान देना है, मुझे कुछ अलग हट के लिखना है, तो आपका एक कोई टॉपिक अलग हो सकता है। नवीनता हो सकता है, कोई नया टॉपिक। तो टॉपिक सिलेक्शन जो है वो अपने अपने तरीके से किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैंने टॉपिक चुना कि ब्रिटिश भारत में पुलिस निगरानी और स्वतंत्रता आंदोलन पे मुझे रिसर्च लिखना है 1920 से 1942 तक का। या आप ये भी टॉपिक चूज कर सकते हो कि नेहरू और पटेल के पत्र जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन। तो कोई भी रिसर्च का टॉपिक अपना अपना हो सकता है, ठीक है। रिसर्च का टॉपिक सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया कि आपको किस चीज पे रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको शोध समस्या ढूंढनी है, यानी आपको रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना है, जिसमें आपको क्या करना है, शोध में कौन कौन सी समस्या आती है वो देखना है। शोध समस्या में मुख्य सवाल है कि जिसे शोध का उत्तर देने के लिए बनाया गया है वो उसको मापना है। यानी उदाहरण के तौर पे विषय आपका क्या था, ब्रिटिश पुलिस की निगरानी और स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसकी शोध समस्या क्या होगी कि क्या ब्रिटिश पुलिस ने भारतीय राष्ट्रवाद को दबाया था कि मजबूत किया था अपने पुलिस से। तो मतलब आपको अब क्या करना है, शोध का आपको समस्या ढूंढनी है कि जो जिस पे मैं टॉपिक पे लिखना चाह रहा हूँ तो उसमें कौन सी समस्या पैदा हो रही थी उस समय। फिर हमें एक क्वेश्चन बनाना है उस पे कि जिसपे हम रिसर्च करेंगे, जो हमने टॉपिक चुना, यानी जो टॉपिक चुना है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी पुलिस निगरानी का उद्देश्य क्या था, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको अपने मन से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, यानी आपको उत्तर उसका देना आना चाहिए कि ब्रिटिश निगरानी में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने में सीमित प्रभाव डालती है, लेकिन इस आंदोलन की रणनीति में बदलाव आया। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का आंसर, वो आंसर देना है, ठीक है, व्याख्या करना है। हम जानते हैं कि फिर सामग्री हम फिर खोज करते हैं और फिर उसका चयन करते हैं। अब मैं ब्रिटिश के किसके बारे में लिख रही हूँ, पुलिस के बारे में लिख रही हूँ, तो मुझे अब क्या है, ब्रिटिश काल से रिलेटेड मुझे सोर्स चाहिए जो ब्रिटिश काल के बारे में बताए। तो मुझे पांडुलिपि, पत्र, सरकारी दस्तावेज या मौखिक इतिहास उस समय जो कि प्राइमरी सोर्स है, मैं इस सोर्स के बेस पे भी वो इतिहास लिख सकती हूँ, है ना। और सेकेंडरी सोर्स के तौर पे भी लिख सकती हूँ, जैसे कि कोई इतिहासकार ने पहले ही शोध करा हो इस पे तो उसका रिसर्च पेपर के अनुसार कर सकती हूँ, है ना, जैसे अमर्त्य सेन, इफ्राम हबीबी। फिर छठा चीज क्या करना होता है, हमें इंटरप्रिटेशन करना होता है कि हमने जो शोध से हमें क्या पता लगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर, उसको व्याख्या करना पड़ता है कि क्या हमें लग रहा है, कैसे पुलिस थी, भाषा, लिपि, सबके तौर पे हमें बताना होता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, हमें अपना कंक्लूजन देना होता है, विश्लेषण करना पड़ता है कि स्रोत की आलोचना करनी पड़ती है, भारी आलोचना, आंतरिक आलोचना। जिसमें भारी आलोचना में हम प्रमाण, जो हमने सोर्स लिया है अपने रिसर्च पेपर के लिए, वो सोर्स असली है, नकली है, और जो सोर्स है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो सोर्स को लिखने वाला कौन है, उसका पूर्वाग्रह कौन है, ये भी लिखना होता है हमें अपने रिसर्च पेपर में। फिर संख्यात्मक और गुणात्मक उसका विश्लेषण करना होता है, यानी हम डेटाबेस पे भी करते हैं और व्याख्या के तौर पे भी हम क्या करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं। फिर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो हमने सोर्स उपयोग करा उस सोर्स का दूसरे सोर्स से हम एनालाइज करते हैं और उसको भी लिखते हैं हम, एक क्रिटिकल चीज भी हम डालते हैं उसमें। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, शोध समस्या देते हैं, परिकल्पना अपनी देते हैं और अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि ब्रिटिश निगरानी ने आंदोलन ने दबाया नहीं बल्कि रणनीति में नया रूप दिया, अपनी विचारधारा लास्ट में निष्कर्ष को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद संदर्भ सूची को हम डालते हैं कि हमारा जो हमने जो सोर्स लिया वो कहाँ कहाँ से लिया, उसका स्टाइल क्या था, एपिगो था, शिकागो था, एमएलए था, है ना। और हमने जब मान लो अबुल फजल या हमने ब्रिटिश रिकॉर्ड्स लिया तो उस बुक के कौन से पेज नंबर से हमने लिया, वो सबको मेंशन करना होता है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं प्रोजेक्ट का, तो मान लो मैंने टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक चयन करते हैं, तो मैंने टॉपिक चयन करा ब्रिटिश पुलिस निगरानी और स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि 1920 से 1942 का अध्ययन किया। मैंने एक टॉपिक चुना, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना होगा, शोध प्रश्न, कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने पुलिस निगरानी का उद्देश्य क्या था, आंदोलन की प्रतिक्रिया क्या थी, ये मैंने क्वेश्चन बना लिया। अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे सोर्स चाहिए, मुझे इस टॉपिक के लिए तो ब्रिटिश काल का सोर्स मुझे लेना होगा। तो मुझे प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ले सकती हूँ, मैंने राष्ट्रीय अभिलेखागार से ले सकती हूँ, नेहरू की स्मृति ले सकती हूँ, है ना। फिर उसके बाद मुझे विधि सिलेक्ट करना है कि मुझे रिसर्च करना कैसे है, मुझे बाहरी आंतरिक आलोचना द्वारा करना है या तुलनात्मक अध्ययन द्वारा करना है या शोध का वर्गीकरण करके मैं अपना रिसर्च पेपर लिखूं, तो कैसे करूं। उसके बाद मुझे निष्कर्ष देना है, अपनी व्याख्या देनी है कि मैंने क्या समझा, अपनी भाषा में लिखना है। फिर संदर्भ देना है कि मैंने कहाँ कहाँ से सोर्स लिया, कौन से पेज नंबर से लिया, कौन से संग्रहालय से लिया, कौन से मैंने स्टाइल यूज करा, ठीक है।
तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि ऐतिहासिक शोध जो है वो परियोजनाओं का निर्माण करता है, वर्गीकरण करता है, पढ़ने योग्य बनाता है, विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकाल के हमें देता है। सबसे पहले हम विषय का चयन करते हैं, जिसमें फिर हम शोध समस्या को देखते हैं, फिर हम शोध प्रश्न बनाते हैं, फिर हम अपनी व्याख्या करते हैं, फिर सामग्री हम कौन कौन सा ले रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं कि हमें कैसे सामग्री को पढ़ना है, फिर लिपि का पठन करते हैं कि हम कौन सी भाषा में लिखेंगे इतिहास लेखन एपीग्यो शिकागो, फिर स्रोत की आलोचना करते हैं आंतरिक और बाहरी, फिर विश्लेषण देते हैं और देन फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये हमारी होती है एक प्रोसेस किसकी, रिसर्च पेपर लिखने की। आई होप आपको समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एनालाइज इन डिटेल द मेथोलॉजीज यूज इन आर्काइवल रिसर्च सच एज अ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, सोर्स क्रिटिसिज्म बेस्ड रिसर्च एंड कंपैरेटिव हिस्टोरिकल स्टडी एंड स्टडी सब्जेक्ट बेस्ड नैरेटिव मेथोलॉजी एंड रिसर्च बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। तो गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी हमें बताना है अभिलेखीय जो शोध है उसमें जितनी भी उपयोग होने वाली हमारी पद्धति होती है, हमारी मेथड्स होते हैं, उसको विश्लेषण करना है। जैसे कि हम इतिहास लेखन करते समय गुणात्मक शोध करते हैं, मात्रात्मक शोध करते हैं, शोध की आलोचना करते हैं, आंतरिक और बाहरी, शोध का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, शोध का विषय आधारित विवरण देते हैं। तो इन सब का हमें क्या बताना है, इन सबके बारे में बताना है। जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अभिलेखित स्रोत होता है, यानी आर्काइवल जो रिसर्च होता है, वो क्या करता है, हमें इतिहास, समाज, राजनीतिक और संस्कृति अध्ययन के एक आधार पे करते हैं हम, ठीक है। ये शोध केवल दस्तावेज को इकट्ठा ही नहीं करता, बल्कि हमें विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, व्याख्या इंटरप्रिटेशन भी करता है, प्रमाण के आधार पे हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, समझने में मदद करता है, ठीक है, प्रोसेस को। तो आरसी मजूमदार कहते हैं कि इतिहास को समझने के लिए केवल घटनाओं का संग्रह जरूरी नहीं होता, बल्कि उसका अध्ययन, उसकी आलोचना, उसका निष्कर्ष तक हमें पहुंचना भी जरूरी होता है। तो अभिलेखित शोध जो है वो कई विधियां और कई तकनीकों से की जाती है। तो प्रत्येक विधि जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली विधि क्या होती है, वो होती है रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी गुणात्मक रिसर्च। इसमें क्या होता है, गुणात्मक रिसर्च एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें गुणात्मक डेटा यानी क्वांटिटेटिव डेटा के बेस पे, जैसे कि दस्तावेज के बेस पे, पांडुलिपि, पत्र, जीवनी या जो इंटरव्यू होता है, इसके बेस पे विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कि इतिहासकार को अर्थ बताना होता है इन सारे सोर्सों का, या इसकी वस्तुस्थिति या समाज या संस्कृति के बारे में समझाना होता है लोगों को। तो ये गुणात्मक शोध करा जाता है। इसकी विशेषता होती है कि भाषा और विवरण आधारित दिया जाता है, मतलब भाषा में दिया जाता है, लिखित में। घटनाओं को व्यक्ति के समझ द्वारा दिया जाता है, छोटा छोटा सेट बना के बताया जाता है। उदाहरण दूं इसका, तो गांधी जी के पत्रों का विश्लेषण, तो ये क्या है, उनकी राजनीतिक, उनकी समाज दृष्टिकोण को बताता है। तो ये क्या है, गुणात्मक व्याख्या करता है, ठीक है। नेहरू का निजी पत्र की व्याख्या, तो ये भी गुणात्मक व्याख्या हो गई। फिर आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, मतलब मात्रात्मक रिसर्च, यानी समझ रहे हो, संख्या के अनुसार या डेटा के अनुसार जो शोध पत्र बनाया जाता है। लाइक डेटा संग्रह, जनसंख्या विश्लेषण हो गई ना, जैसे कि जनगणना के आधार पे, वो वाला जो रिसर्च पेपर होता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव शोध। तो ये बड़े बड़े डेटा सेट के द्वारा किया जाता है ना, तुलनात्मक विधि द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम्पल, मुगल भूमि राजस्व अभिलेख का विश्लेषण करें तो भूमि कर कैसी थी, कितने कितने परसेंटेज थी अलग अलग टाइम पे, फसल कितनी होती थी, उत्पादकता कैसी थी, राजस्व संग्रह, इन सब की संख्या क्या थी। मतलब संख्या के बेस पे अगर इतिहास को लिखा जाता है ना, तो उसको हम मात्रात्मक में जोड़ते हैं, ठीक है। तो शोध का आलोचना आधारित शोध कैसे होता है, सोर्स की आलोचना कैसे की जाती है। तो परिभाषा, शोध की आलोचना जो है वो प्राथमिक और द्वितीय शोध की प्रमाणिकता, विश्वसनीयता और सत्यता की जांच के आधार पर कहती है। जो हम सोर्स की जो आलोचना करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, बाहरी आलोचना, आंतरिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना। बाहरी आलोचना में हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को देखते हैं, जिसमें दस्तावेज की हम प्रामाणिकता को चेक करते हैं कि वो दस्तावेज असली है कि नकली है, वो दस्तावेज किस समय पे लिखा गया है, किसने उसे लिखा है, ये सभी चीजों को देखते हैं। फिर आंतरिक जो होता है आलोचना, उसमें हम इंटरनल क्रिटिसिज्म को देखते हैं कि ये जो हम जो हमारा ये जो सोर्स है यानी स्रोत है, इस स्रोत का उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहता है, और ये सोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे बेस पे हम इतिहास लिख रहे हैं, ये जिसने भी लिखा है उसका पूर्वाग्रह क्या था, वो किस राजनीति से था, उसका धर्म क्या था, उसकी भाषा क्या थी, और वो कहना क्या चाहता है, इसको समझना। तुलनात्मक अध्ययन में हम करते हैं कि जो हम स्रोत जिसको हम लिए हैं एज अ सोर्स, उसको किसी और सोर्स से तुलना करते हैं हम, ठीक है, जो उसी से रिलेटेड हो। यानी अकबरनामा अबू फजल ने अकबर की छवि को बहुत अच्छा बताया, वहीं यूरोपीय इतिहासकार जो है वो मुगल का बुराई करते हैं। तो कह सकते हो कि दोनों की सोर्स से आप कंपेयर करके इतिहास लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका महत्व ये होता है कि विश्वसनीयता बनी रहती है और प्रमाणिक डेटा के आधार पर किया जाता है। तो कंपैरेटिव
हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें कि तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन की, तो तुलनात्मक में क्या करा जाता है, विभिन्न विभिन्न समय, विभिन्न विभिन्न स्थान, विभिन्न विभिन्न स्रोत के आधार पर क्या करा जाता है, हम तुलना करके इतिहास लिखते हैं। इसकी विशेषता होती है अलग अलग समाज की तुलना, अलग अलग देश की तुलना, अलग अलग पैटर्न की तुलना, अलग अलग स्ट्रक्चर की तुलना हम करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। तो उदाहरण के तौर पर नेहरू और पटेल के जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दोनों का हम दृष्टिकोण को जानते हैं कि दोनों का दृष्टिकोण एक ही टाइम पे थे, दोनों तो कैसा था। अंग्रेज और फ्रांसीसी उपनिवेश अभिलेख से हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। तो इसका महत्व ये होता है कि हमें बहुत सारा नजरिया मिलता है देखने को और एक क्रिटिकल एनालिसिस भी हमें करने को मिलता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अध्ययन विषय आधारित कैसे होता है। केस स्टडी अगर हम करें तो मान लो इस पद्धति में विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट संस्था या विशिष्ट विचारधारा का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो विषय केंद्रित होने चाहिए, उसका गहरे से फिर हमें विश्लेषणात्मक व्याख्या करनी आनी चाहिए और उसका संपूर्ण चित्रण करना आना चाहिए। ठीक है, तो रिसर्च बेस्ड अगर हम बात करें विचारों के इतिहास पर आधारित स्रोत, तो विचार के आधार पर कैसे हम देखते हैं सोर्स को, जैसे कि जो इतिहास का अध्ययन करते समय हम ये देखते हैं कि उसके विचार में उसका समाज कैसा था, जो लिख रहा है उसका धर्म क्या था, उसका दर्शन, उसकी राजनीति क्या थी। इससे क्या विशेषता होती है कि राजनीतिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं हम, विचारधारा और दृष्टिकोण इसको जान सकते हैं उस समय के। और क्या जान सकते हैं हम कि विचारधारा जो है उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या रहा, इन सबको। ठीक है, जैसे कि मनुस्मृति और अर्थशास्त्र से हमें पता लगता है उस समय का समाज, उस समय का राजनीतिक। जॉन लॉक रूसो से हमें पता लगता है मानव अधिकार। तो ये सब क्या है, एक विचार बताने का कार्य करता है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया उसी का कंपैरेटिव है ये, मतलब कंपेयर कर रखे हैं, तो ये छोड़ देती हूँ मैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि अभिलेखीय जो शोध है वो विभिन्न पद्धति का उपयोग करा जाता है इसमें और सटीकता को बनाया जाता है, जिसमें गुणात्मक मात्रात्मक शोध द्वारा डेटा को संतुलन करा जाता है। यानी दोनों चीज होना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और व्याख्या भी होनी चाहिए। शोध की आलोचना करी जाती है विश्वसनीयता बनाने के लिए, आंतरिक, बाहरी और तुलनात्मक। तुलनात्मक अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि हमें बहुत ज्यादा नजरिया देखने को मिलता है, और विचारों से हमें पता लगता है कि जो राजनीतिक है और दार्शनिक है वो क्या कहते हैं और इनको समझने में मदद मिलती है। रोमिला थापर, इफ्राम हबीबी, ये सारे लोग इन सभी पद्धतियों का उपयोग करके ही क्या करते हैं, अपने विचार रखते हैं और अपने इतिहास पत्र शोध लिखते हैं। तो आपका 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस पीडीएफ में टोटल 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, तो 6 तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। बच्चे आपके 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके बाद मुझे एडिट करनी है, उसके बाद मुझे 9 बजे से पहले आज ही आपको ये देनी है, क्योंकि 9 बजे के बाद आएगी तो आप पढ़ोगे क्या, कल ही आपका पेपर है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 क्वेश्चंस को छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये लो आपका हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो 2 क्वेश्चन छूटने से आपके कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। आप पीडीएफ को खरीद लीजिएगा और 2 क्वेश्चन बाद में पढ़ लीजिएगा, बाकी मेरी वीडियो से पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए। सो धन्यवाद।